का वो काला इतिहास। जी हाँ, आज हम बात करने आए हैं देश के एक ऐसे इतिहास की, आजाद भारत के देश के एक ऐसे इतिहास की जिसको देश की नई पीढ़ी को जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहे तो इस इतिहास को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज 25 जून की तारीख है और 25 और 26 जून की मध्य रात्रि में आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। और यह आपातकाल इससे पहले भी हालांकि 2 बार लगा था, लेकिन इससे पहले जब आपातकाल लगे थे तब युद्ध की स्थिति थी देश में, और जब युद्ध हो रहा था तब आपातकाल लगा था। लेकिन ये जो 1975 का यानी 45 साल पहले 25 और 26 जून की मध्य रात्रि पर देश पर जो आपातकाल थोपा गया, वो दरअसल एक सरकार को, एक सत्ता को, एक नेता को बचाने के लिए वो आपातकाल थोपा गया था। दरअसल तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर और बढ़ती महंगाई और साथ साथ ये तमाम मामले थे जिनको लेकर देश आंदोलनरत था। और साथ साथ बड़ी बात यह थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो चुनाव था उस चुनाव को रद्द कर दिया था और कहा था यह चुनाव जो है गलत तरीकों से जीता गया और इसलिए उस चुनाव को रद्द कर दिया गया था। सिर्फ इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर आपातकाल लगा दिया और आपातकाल लगते ही रातों रात जो तमाम विपक्षी नेता थे उनको घरों से उठाकर उनको जेलों में बंद कर दिया गया, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साथ साथ जो तमाम अखबार थे, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और कोई भी अखबार, उस समय टेलीविजन चैनल नहीं थे, लेकिन जो तमाम अखबार थे वो अखबार न छपे, उनकी जो है बिजली काट दी गई और उसके बाद अखबारों पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, आप सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कुछ बोलते थे तो आपको उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी और बहुत सारे लोग इन तमाम यातनाओं को और इन तमाम जो तानाशाही शासन था उसका शिकार हुए थे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि मैंने कहा नई पीढ़ी को यह जानना समझना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये काला इतिहास क्या था, ताकि भविष्य के लिए भी आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इतिहास से आप सबक ले सके, सीख सके। इससे पहले कि आगे बढ़े आइए समझ लेते हैं, कुछ बिंदुवार तरीकों से मैं बताता हूं कि दरअसल ये आपातकाल क्या था, उसके अहम बिंदुओं को समझाने की कोशिश करता हूं। इमरजेंसी का वो काला इतिहास, 45 साल पहले लगे आपातकाल को याद करना बहुत जरूरी है। 45 साल हो गए लेकिन इस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। देश के लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश थी इमरजेंसी, साजिश था आपातकाल, देश में लोकतंत्र की हत्या करने का। इमरजेंसी के सबक और इसके खिलाफ देश में जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष को याद रखना बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी के लिए यह बहुत जरूरी है इस इतिहास को जानना। 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को, आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी। जहां ये इतिहास जानना जरूरी है और इसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, बताया जाता है उस वक्त बाथरूम में थे और अध्यादेश पर साइन करवाने के लिए उनको बाथरूम से बाहर आने के लिए कहा गया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उस पर उनसे दस्तखत कराए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में लगाया था यह आपातकाल और मध्य रात्रि को यह आपातकाल लगा था। कांग्रेस ने दरअसल उस वक्त की जो सरकार थी, अपनी सरकार बचाने के लिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए यह आपातकाल देश पर थोपा था। इमरजेंसी लगते ही विपक्षी नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। बड़े बड़े नेताओं को उठा लिया गया, जेल के सलाखों के पीछे उनको डाल दिया गया। जो लोग भी उस समय सरकार का विरोध कर रहे थे सबको जेलों में ठूस दिया गया। रात के अंधेरे में देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। रात के अंधेरे में ही उनके घर पर पुलिस भेजी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया। मीडिया की आवाज दबाने के लिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। मैंने कहा उस वक्त टेलीविजन चैनल नहीं थे, लेकिन बहादुर शाह जफर मार्ग पे तमाम अखबारों के दफ्तर होते थे और उन दफ्तरों की, वहां की तमाम बिजली काट दी गई ताकि अखबार न छप पाए। ना बोलने की आजादी थी, ना अभिव्यक्ति की आजादी थी। सरकार का विरोध करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता था। सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का कोई साहस भी नहीं करता था। इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने पर लोगों को जेल भेज दिया जाता था
और जो भी बोलता था उसको इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने के लिए जेल भेज दिया जाता था। जेलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तमाम यातनाएं दी जाती थी, खास करके जो ऐसे जो छोटे कार्यकर्ता होते थे उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था, तमाम तरह की उनको यातनाएं दी जाती थी। कई लोगों की इमरजेंसी में मौत हुई, लेकिन इन मौतों को दर्ज करने की अनुमति नहीं थी, यानी कहा गया था सरकारी अधिकारियों को कि कोई भी मौत रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, दर्ज नहीं होनी चाहिए। कितने लोग मारे गए आज भी देश नहीं जानता। अखबारों में छापने से, खबर छापने से पहले सरकार उन्हें सेंसर करती थी। 2 दिन तक अखबारों के दफ्तर की बिजली कटी रही और उसके बाद सरकार ने अपने अधिकारी बैठा दिए। अखबार में आपको जो भी छापना है उससे पहले आपको सरकारी अधिकारी को दिखाना होता था, जिस पर अनुमति मिलती थी वही छापने की इजाजत थी। इंदिरा गांधी का विरोध करने पर देवानंद तक की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देवानंद की फिल्मों पर इंदिरा गांधी का उन्होंने विरोध किया था, इस तानाशाही का विरोध किया था, तो देवानंद की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था। किशोर कुमार के गानों पर भी बैन लगा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो उनके गानों पर भी बैन लगा दिया गया था। ये अब देखिए कहां तक आपातकाल की जो सोच है, जो कहां तक साजिश जो है वो दरअसल कहां तक गई थी। तो इस तरह से आपातकाल लगा था। गिरफ्तार कौन कौन हुए थे? प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण उस समय इस पूरे आंदोलन की लीड कर रहे थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने विपक्ष को एकजुट भी किया। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग सब गिरफ्तार हो गए थे और इनको जेलों में डाल दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अरुण जेटली को, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, यानी विपक्ष का जो तमाम नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, वेंकैया नायडू, आज जो देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेलों में इनको डाल दिया गया था। तो ये तमाम नेता थे जो गिरफ्तार हुए। इसके अलावा कई नेता जो गिरफ्तार नहीं हुए, वो भूमिगत होकर आपातकाल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। कैसे आपातकाल से लड़ा जाए, कैसे हटाया जाए, इसके लिए कई नेता भूमिगत हो गए थे और आपातकाल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो भूमिगत होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जो उन्होंने सिख की तरह सर पे पटका बांधा हुआ है, सिख के भेष में, तो वो भेष बदल बदल कर इस तरह से जगह जगह मूव करते थे और आपातकाल के खिलाफ जन जागरण का काम करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भूमिगत होकर, क्योंकि वो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, तो वो भूमिगत होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, भेष बदल बदल कर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक अहम भूमिका रही। क्या कहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देख लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 साल जब आपातकाल के हो, तो उन्होंने कहा कि 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। जी हां, देश पर थोपा गया था आपातकाल, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन्हें मैं नमन करता हूं, उन्हें शत शत नमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट करके कहा। और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उन्होंने कहा संघर्ष करने वाले जो थे उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके कहा। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक परिवार ने सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगाई। उन्होंने एक परिवार का हवाला दिया, गांधी परिवार की तरफ उनका निशाना। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगाई, रातों रात देश को जेल बना दिया गया, क्योंकि जो भी विरोध में बोलता था उसको जेल भेज दिया जाता था। तो रातों रात देश को जेल बना दिया गया, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि प्रेस, अदालत और बोलने की आजादी तक को दबा दिया गया था। प्रेस, अदालत और बोलने की भी आजादी नहीं थी, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज जब 45 साल हुए इस आपातकाल को। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और इस को समझने की कोशिश भी करेंगे आपातकाल क्या था। लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल इस आपातकाल के ऊपर हमारी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को देख ले, उसके बाद हमारे खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। 25 जून 1975 आजाद भारत के इतिहास की वो तारीख है जब तत्कालीन हुकूमत ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र और नागरिक आजादी को बंधक बना लिया था। पूरे 43 साल हो गए उस दौर को, लेकिन उसकी काली यादें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। इमरजेंसी की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की और लोकतंत्र के मूल्यों की अहमियत भी दिखाई थी।
25 जून 1975 को रातों रात बहुत कुछ बदल गया। इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का बहुत प्रयास किया। आपातकाल के पहले हफ्ते में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया गया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इससे अभिव्यक्ति, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को छीन लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका तो पहले से ही लागू था, इसमें भी कई बार बदलाव किए गए। रासुका में 29 जून 1975 के संशोधन से नजरबंदी के बाद बंदियों को इसका कारण जानने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। साथ ही नजरबंदी को 1 साल से अधिक तक बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया। 3 हफ्ते बाद यानी 16 जुलाई 1975 को इसमें बदलाव करके नजरबंदियों को कोर्ट में अपील करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसर बिठा दिया गया। इस बात का पूरा प्रयास किया गया कि नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना आम जनता तक ना पहुंचे। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति का ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया। 25 जून की रात से ही देश भर में विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मधु लिमये, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, लाल कृष्ण आडवाणी, मनु दंडवते आदि तमाम विपक्षी नेता मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार पूरे 21 महीने बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने अपने मताधिकार के जरिए इस तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से ऐतिहासिक बदलाव किया और देश को आपातकाल के अभिशाप से मुक्ति मिली। चंद्रशेखर जोशी के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज। तो ये आपने हमारी रिपोर्ट देखी और आपातकाल का जो काला इतिहास था उस पर और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए और वो इतिहास याद रखना क्यों जरूरी है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जुड़ रहे हैं दिल्ली से। प्रोफेसर मक्खनलाल जी जाने माने इतिहासकार हैं और मेरे साथ नंदकिशोर गर्ग जी जुड़ रहे हैं। नंदकिशोर गर्ग जी यूं तो एक राजनेता है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो आरएसएस से जुड़े हुए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता की हैसियत से उनको भी गिरफ्तार भी किया गया था और उन्होंने संघर्ष भी किया था, सत्याग्रह और कई तरह के आंदोलन उन्होंने जो है इस पूरे तानाशाही जो शासन था उसके खिलाफ करा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत जुड़ने के लिए। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, मैं आपसे इस नोट पर शुरू करना चाहता हूं। आप क्योंकि इतिहासकार हैं, कहते हैं कि इतिहास की जो कई भूलें हैं, कई जो गलतियां हैं उनको याद रखना चाहिए ताकि भविष्य आपका सुनहरा रहे, भविष्य में उन गलतियों को दोहराया ना जाए। तो इस संदर्भ में ये जो आपातकाल इमरजेंसी का इतिहास है, 45 साल पुराना इतिहास, क्या आपको लगता है इसको भी आज याद करना जरूरी है और जरूरी है तो क्यों? अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, सर्वप्रथम तो आदरणीय नंदकिशोर गर्ग जी को मेरा सादर प्रणाम। उन्होंने इमरजेंसी को देखा है, भुगता है और सहा है, तीनों चीजें हैं, इसलिए मेरा सादर प्रणाम उनके जैसे और साथियों को। आपने जो प्रश्न किया, 45 साल हो गए, इतिहास की बात है, इतिहास याद रखना चाहिए, उसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से सभी को याद रखना है, नेताओं को, हमको भी, आपको, देखने वालों को, न देखने वालों, सबको। वो कौमें, वो सारे लोग, वो देश इतिहास को समर्पित हो जाता है, इतिहास में समाहित हो जाता है जो अपने इतिहास को नहीं याद रखता। इसलिए इतिहास को याद रखते हैं तो आपको ये याद रहता है कि क्या गलतियां हुई थी, उसका क्या निदान निकला था। अभी हाल ही में रशिया में रेड स्क्वायर पे आपने देखा 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, द विक्ट्री परेड जी। उसका महत्व क्या है? आखिर 75 साल पहले हिटलर ने जो आतंकवाद का शुरुआत की थी, ये इंडिविजुअल टेररिज्म की बात नहीं है, स्टेट टेररिज्म की बात है। जो अधिनायकवाद की शुरुआत की थी, अंततः उसका डिफीट में जो परिणत हुआ उसको हर साल याद किया जाता है। वो चाहे फ्रांस में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे रशिया में हो, कहीं न कहीं हर साल बड़ी परेड सिर्फ इसलिए होती है कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये न भूलें कि आखिर हुआ क्या था। जी।
और इसीलिए बार बार ये याद दिलाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 45 वर्ष ही नहीं है, भारतवर्ष की दूसरी पीढ़ी भी 20 वर्ष की हो गई है। पहली पीढ़ी 25 की मान लीजिए, जो 1975 में पैदा हुए होंगे, आज वो 20 साल के हैं। उन्हें दोनों पीढ़ियों को याद रखना चाहिए कि आखिर इमरजेंसी का मतलब क्या था। जी 352 आर्टिकल अनुसंधान के वो सर अनुसंधान संविधान के 392वां अनुच्छेद का इस्तेमाल करके जब इमरजेंसी लागू की गई तो इसके परिणाम क्या हुए। मैं सुन रहा था आपकी बातचीत में, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए, जेपी से लेके, आपने अटल जी की बात की, अडवाणी जी की बात की, नंदकिशोर गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, उस समय तो बहुत यंग रहे होंगे। ये सब लोग तो जेल भेजे गए, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि 1,42,000 लोग जेल भेजे गए थे, कि उनकी सजा क्या थी। एग्जैक्ट वही उन्होंने इस बात पर प्रश्न उठाया कि आखिर ये क्यों लगा है आपातकाल। जी दिक्कत आपातकाल की ये होती है, चाहे इस देश में हो या किसी देश में हो, एक ही अधिनायक नहीं रहता। अधिनायकवाद जब शुरू होता है तो वो शुरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके तहसील के तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी और मिनिस्टर और मिलिट्री पुलिस ऑफिसर से लेके टॉप से लेके होम मिनिस्टर से लेके सिपाही तक जाता है। तो लिहाजा अधिनायकवाद से हर व्यक्ति पीड़ित होता है, चाहे उसका संबंध राजनीति से हो या न हो। आप ये याद होगा, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से उत्पीड़न हुए 18-19 महीनों में साधारण लोगों का। बड़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए कि महारानी विजयराजे सिंधिया, महारानी गायत्री देवी को इसी तिहाड़ जेल में वैश्याओं और क्रिमिनल्स के साथ रखा गया था, जिसमें अटैच्ड बाथरूम तो छोड़ दीजिए, एक सेपरेट बाथरूम भी नहीं था। कमरे के एक कोने में सभी लेडीज के साथ वो भी वही इस्तेमाल करें। ऐसा तो ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ था। इसलिए आज जितने लोग बात करते हैं आजादी की, उनको इस आजादी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, कि इस आजादी के माध्यम से आप गए हैं और जनरल पब्लिक ने क्या भुगता, चाहे वो नसबंदी का मसला हो, चाहे प्रमोशन का मसला हो, स्कूल टीचर ने क्या भुगता, ये सब बातें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है कि ये आजादी 1977 में अगर वापस मिली है तो इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, इस पर मैं आना चाहूंगा अगर आप समय देंगे जी। लेकिन मैं इस पूरे जो संस्था थी 1975 जून से जो शुरू हुआ, मार्च 1977 के बीच में मैंने संस्थाओं को बैठते देखा। मुझे याद है मेरा एमए फाइनल का इम्तिहान हो चुका था और एक दिन शाम को मेरे भाई साहब आए, वो पुलिस में थे। उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि यू विल बी पिक्ड अप टुनाइट। वो एक शब्द नहीं बोले सिवाय इसके कि आज आप उठा लिए जाएंगे। मैं खाना खाया, चुपचाप वहां से 100 रुपए भाभी से मांगे निकल दिया। उसके बाद से फिर कहानी की जरूरत नहीं है, जी जी अलग रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये स्थितियां विकट पड़ती हैं तो छोटे से छोटे परिवार पे जो मुसीबतें आई हैं, नंदकिशोर गर्ग जी अभी शेयर करेंगे जी कि उन परिवारों के लोगों को जब उठा लिया गया जो ब्रेड विनर थे, तो उनके परिवारों की सहायता किसके ऊपर आई? बिल्कुल जी। समाज के किस वर्ग ने सहायता की और कभी कभी सहायता करने वालों को भी क्या भुगतना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बाद में सेकंड टास्क में हम ये एक जिस बहुत बड़ी संस्था जी जिसके ऊपर सबका भरोसा रहता है, उसने जब अपनी जिम्मेदारी त्यागी तब मुसीबतों का पहाड़ टूटा। जी जी और उस जी पर हम आना चाहेंगे जी। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मुझे थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल, मैं उसके बाद आता हूं, आपके पास इसका समय दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं नंदकिशोर गर्ग जी, क्योंकि आपने प्रोफेसर मक्खनलाल आपने युवा पीढ़ी की बात करी। हालांकि मैं उस पीढ़ी का तो नहीं, युवा पीढ़ी का तो नहीं हूं, लेकिन मैं उस पीढ़ी का जरूर हूं जब मैं बहुत छोटा था। और आपने सही कहा कि बहुत सारे परिवार थे और एक एंकर को अपनी आप बीती नहीं बतानी चाहिए प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी आपातकाल को थोड़ा सा जान सके, समझ सके, इसलिए सिर्फ 2 लाइन में बता रहा हूं कि मेरे पिताजी के नाम भी मीसा का वारंट था और पुलिस की ज्यादती से बचने के लिए मेरे पिताजी फरार हो गए। मेरे घर के चारों तरफ
पहरा बैठा दिया गया पुलिस का, जो लगभग महीनों तक बैठा रहा, और उस पहरे के कारण मेरे घर में, मुझे याद है आज भी, कई बार खाने के भी लाले पड़ जाते। पड़ोस से राशन कई बार आता था क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, और मेरी बहन की मौत भी उसी आपातकाल के कारण हुई। तो ये ऐसी बहुत सारी आपबीतियां बहुत परिवारों में हुई, मैं अकेला नहीं हूं। नंदकिशोर गर्ग जी बताएंगे, क्योंकि ऐसे परिवारों के बीच उन्होंने संघर्ष बहुत देखा, खुद भी जेल गए। तो नंदकिशोर गर्ग जी, कैसे ये जो कुछ हुआ, जो आपने देखा था, आज आप उसको कैसे याद करते हैं? ये भयावह समय जो है, कैसे उसको आप याद करते हैं आज? ये भयावह समय भी था और परीक्षा का भी समय था। मैं 25 जून को रामलीला मैदान में था, जिसमें जयप्रकाश नारायण की जिस सभा का हवाला दे के कि उन्होंने सेनाओं को और आर्म्ड फोर्सेस को विद्रोह करने के लिए कहा, ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मैं वहां था। रात को घर आए, सुबेरे उठा तो न अखबार ना आया, न रेडियो कुछ बोल रहा है, तो परंतु हमारे उस समय दिल्ली प्रदेश जनसंघ के संगठन मंत्री थे धनराज ओझा जी, वो सुबेरे 8 बजे घर आए। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे रात को ये सब कुछ हो गया है और अपने सब साथियों को सचेत करो और रात की एक बैठक बुलाओ किसी भी ऐसे स्थान पर जो सुरक्षित हो। तो हमने देखा कि पहले दिन से ही हमने सारा जो आउटर दिल्ली था उस समय बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर काम करने का अवसर मिला। तो सबसे पहली जरूरत यही थी जो अभी माखनलाल जी बता रहे थे, ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला एक ही व्यक्ति था और वो जेल के अंदर भेज दिए गए, तो हमने शाखाओं का रूप बदलकर उसको साप्ताहिक सत्संग या रिंग इत्यादि खेलकर लगभग 5,000 रुपये महीना उस समय में घरों से एकत्रित करना, 50 रुपये, 100 रुपया और 500 रुपया प्रति घर अपना जो हमारा मंडल था उसके अंदर भेजना। और ऐसे भी परिवार थे जिसमें मुलखराज जी थे हमारे, जो उस समय काउंसलर भी थे, उनकी लड़की का विवाह था, वो भी हमने संपन्न कराया। परंतु पुलिस का और मजिस्ट्रेट का जो बता रहे हैं, कई लोगों को बैठने के कहा, वो लेट गए, परंतु मेरे ऐसे भी ध्यान में आते हैं 2-3 लोग जिनको बैठने के लिए कहा, परंतु फिर भी वो ढंग से अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए भी इस आपातकाल के अंदर भी जिन्होंने अपने कमर को झुकने नहीं दिया। मेरे जो एसडीएम थे जहां मुझे पेश होते थे, जी के मरवा जी, वो मिलिट्री से आए थे 71 की वार के बाद, और वो पहला व्यक्ति देखा जिसने मेरे साथ ही सत्याग्रह करके गए शिव कुमार शर्मा जी, रिटायर्ड सेशन जज को ये कहा कि आपने 4 बजे उठ के सर्दी के दिनों में इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगाया, मुझे समझ में नहीं आता, और पुलिस को वहीं लताड़ा और उनको बाइज्जत वहीं से वापस भेजा। तो मैं आज भी याद करता हूं ऐसे लोगों को जिनके अंदर कुछ अपना दमखम था। इसी प्रकार मेरे एसएचओ नंदकिशोर गर्ग जी, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के बड़े सारे नेता जो हैं वो, बीजेपी तो उनकी एक पॉलिटिकल राइवलरी पार्टी हो सकती है, लेकिन संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर जिस तरह से विश्वमन लगातार चलता है, क्या उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि आपातकाल के खिलाफ सबसे मजबूती से कहीं ना कहीं आरएसएस लड़ रहा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो थे वो पूरे आपातकाल के खिलाफ पूरी मजबूती से डटे रहे थे, और जयप्रकाश नारायण और तमाम नेताओं ने माना कि आरएसएस ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आपातकाल को देश से हटाने में। आपातकाल के अंदर ही क्यों, इससे पहले भी 1947 में भी जब यहाँ पूरी सरकार को मारने की योजना बनाई थी, तो ये माना था पहले भारत रत्न भगवान दास जी ने कि संघ के कुछ स्वयंसेवक ना होते तो दिल्ली के अंदर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी 47 के 15 अगस्त के बाद भी। और इससे पूर्व का इतिहास भी, डॉक्टर हेडगेवार स्वयं 2 बार 1-1 साल जेल गए थे। संघ एक निस्वार्थ भाव से लाखों लोग यदि कोई काम करते हैं और एक ही इशारे पर जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। मैं 26 साल का था, मेरा बेटा कुल 6 महीने का था, परंतु संघ ने कहा कि नहीं, आपको इस समय में संगठन के काम करना है। तो मैं कोई बड़ी हैसियत भी नहीं थी, मेरा दफ्तर भी है। जी मुझे लगता है कि नंदकिशोर गर्ग परिवार जी 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 मुझे लगता है परिवार का, हाँ, परिवार का सहयोग था, मित्रों का सहयोग था, और मेरे संघ के अधिकारी कई ऐसे थे जो प्रेरणा देते थे अपने जीवन से, यदि वो स्वयं आगे रहकर काम कर रहे हैं। ठेंगड़ी जी के साथ मैंने काम किया, नाना जी के साथ काम किया, और सुब्रमण्य स्वामी जी जब सरदार बनकर आए थे और उनको पंजाबी आती नहीं थी, तो बड़ी विडंबना थी मेरे को कि कैसे इनको सुरक्षित में वापस भी पहुंचाऊं। परंतु साथियों के सहयोग से और पंजाबी बाग थोड़ा सेफ एरिया था, और बाई चांस पता चला बाद में यहाँ के एसएचओ इलाहाबाद के विद्यासागर सिंह
जी देवेंद्र स्वरूप जी के कहीं स्वयंसेवक रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया तो उन्होंने इज्जत से उनको अपनी जीप में लेके गए और 30 जारी अगले दिन छोड़ के आए। जी तो जी हमें थोड़ा सा सेफ नेटवर्क था मेरे एरिया में, जी। कुछ हमारे संबंध भी ऐसे थे, परंतु इमरजेंसी में घबराने वाले लोग तो मरते थे रोजाना। परंतु ठीक जो है। लोग निडर थे जी वो जी 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 उनको जेल में के अंदर भी हमें तो पढ़ाने का अवसर मिला। अपने जितने स्वयंसेवक आए थे हाँ। उनकी ग्रेजुएशन करानी थी, बोर्ड परीक्षाएं दिलानी थी, हमें तो 1 मिनट का समय नहीं मिला। 2 किलो वजन बढ़ा, इसलिए हाँ। निडरता से दरअसल इमरजेंसी को हमने दरअसल ये जी जो संघर्ष करने का जज्बा था और ये लड़ने का जज्बा था और ऐसे वक्त में भी ना झुकने का जो जज्बा था, उसी के कारण जो है ये आपातकाल हटा। लेकिन प्रोफेसर मक्खानलाल जी, समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समय इसलिए, क्योंकि आपने जो कहा था कि ये जो संघर्ष चला था जिसके कारण ये पूरी आज ये इस आपातकाल से लड़कर हम उबर सके, और देश के लोकतंत्र के लिए क्या सबक आप मानते हैं? मैं जरा एक बात, समय कम है, जी 2-3 मिनट के अंदर जरूर कहना जी चाहूंगा। एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, और उसका एक गाना था, बहुत फेमस हुआ था, चिंगारी कोई बढ़े, तो बीच में एक लाइन बहुत अच्छी है, उसी से मैं सब कुछ सिंबॉलिकली कहना चाहूंगा। मझधार में नैया डोले तो माझी उसे बचाए, माझी जब नाव डुबोए तो फिर नाव कौन बचाए। यह बात इमरजेंसी के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति से लेके उच्चतम पायदान पे बैठा हुआ आदमी जब कहीं अपने को पाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट की तरफ देखता है। हाँ और कोर्ट की तरफ देखता है मतलब ईश्वर की तरफ देखता है कि मुझे यहां न्याय मिलेगा। इमरजेंसी में कोर्ट ने वो सब भी खत्म कर दिया जिसको 9 हाई कोर्ट ने दिया था कि इमरजेंसी होने के बावजूद भी लोगों के फंडामेंटल राइट, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार नहीं लिया जा सकता। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में यह जजमेंट दिया कि इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो गई है तो यू लूज द राइट टू लाइफ। आपको पुलिस गोली मार देगा, कोई केस नहीं होगा, आपको भूखों मार डाला जाएगा, प्यास से मार डाला जाएगा, आपका कोई अधिकार नहीं बचता। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट है जिसने दिया। मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ है पढ़ के भी कि 1980 में वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब ने, जो खुद भी इसी जजमेंट में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये जजमेंट गलत था, हम लोग सब इतना डरे हुए थे कि ये जजमेंट इंदिरा गांधी के कहने पे दिया। आपने ये तो कह दिया 1980 में, उन लाखों लोगों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा जो आपके इसी जजमेंट के कारण नेस्तनाबूद कर दिए गए। जी वही बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार गलत होगा, इस तरह के जजमेंट देगा, तो भविष्य कहां जाएगा। उनके बेटे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बात हाल में 2017 में एक जजमेंट आया है फंडामेंटल राइट्स और प्राइवेसी को लेके, उसमें इस जजमेंट को उलट दिया। 4 वर्ष से एक था, एच.आर. खन्ना साहब पलट कर दिए गए थे क्योंकि वो डिसेंट दिए। अभी 9 जजेस की बेंच ने इस जजमेंट को, 1976 के जजमेंट को उलट दिया। लेकिन एक बार मुझे फिर दुख हुआ पढ़ के, डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पिताजी के बारे में कहते हैं, जजमेंट में इंटरव्यू दिया, अगर परिस्थितियां अलग होती तो जजमेंट ऐसा न होता। तो जज क्या परिस्थितियों को देख के जजमेंट देगा? बिल्कुल। आदमी की तकदीर क्या परिस्थितियों के साथ जोड़ी जाएगी या संविधान और न्याय के साथ जोड़ा जाएगा? बिल्कुल। लिहाजा इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें अदालतों से बहुत उम्मीद होती है, और हमें पूरी उम्मीद रहती है कि अदालतें संविधान को नहीं लेट डाउन करेंगी, आदमी को नहीं लेट डाउन करेंगी, क्योंकि वही माझी जब नाव डुबोए तो फिर तो कौन बचाए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। मेरे पास समय नहीं है, जाहिर सी बात है, ये जो पूरा काला इतिहास है इसके बारे में बहुत लंबी बात की जा सकती है और हम जब भी मौका मिलता है बात करते भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 21 महीने लगभग रहा 1977 में जो है आपातकाल को देश से जो संघर्ष चला, जो जिसके बारे में नंद किशोर गर्ग जी बता रहे थे, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, उसके कारण और जनता जिस तरह से इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उसके बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा जी को आपातकाल हटाना पड़ा। और उसके बाद जो चुनाव हुए, जनता ने उसमें कांग्रेस को सबक भी सिखाया, जिसके कारण दोबारा कोई पार्टी, कोई दल, कोई नेता देश में
तानाशाही लाने का, देश पे आपातकाल थोपने की हिम्मत ना करे, सोचे भी ना। और इसलिए इस संघर्ष को याद रखना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी को भी जानना है बहुत जरूरी है। लेकिन समय फिलहाल आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मक्खनलाल जी और नंदकिशोर गर्ग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।